हाय दैया, पूरी लूट मचा रखी है। अरे दादी, क्या हुआ? क्या बताऊं बेटिया। और होली के बाद मैं बड़ी मार्केट नहीं गई थी, तो वहाँ पे मैं इतनी अच्छी छतरी देख कर आई थी, एकदम रंग बिरंगी सी छतरी थी, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए में। अभी मैंने सोचा बारिश शुरू हो रही है तो जाके वो छतरी ले आते हैं। मर जाने दुकानदार बोला 500 में देगा। कितना बोलेगा इसको, 1 रुपया कम नहीं कर दिया, बदमाश कहेगा। दादी दादी शांत हो जाओ। अब सीजन आ गया है ना छतरियों का, तो डिमांड तो बढ़नी ही थी, उसने प्राइस भी बढ़ा दिया होगा। चलो मैं समझाती हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि ये चीज़ डिमांड में है, ये डिमांड में नहीं है। क्या होता है डिमांड में होने का मतलब? चलिए देखते हैं। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग and able to buy at each possible price during a given period of time। अब डिमांड को ना हम हमेशा क्वांटिटी की टर्म्स में देखते हैं, मतलब कितनी क्वांटिटी एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है वो बताती है हमें एक कमोडिटी की डिमांड। इसके लिए हमारा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कंज्यूमर विलिंग और एबल दोनों होना चाहिए बाय करने के लिए। मतलब उसकी खरीदने की चाह भी होनी चाहिए और उसके पास खरीदने के लिए राह भी होनी चाहिए, मतलब कि उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए खरीदने की। वरना चाह तो मेरी भी फरारी खरीदने की है, पर पैसे भी होने चाहिए ना उतने, तो मेरी ये विलिंगनेस फरारी की डिमांड में काउंट नहीं होगी। इसीलिए जहाँ चाह हो और जहाँ राह हो, मतलब जहाँ विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों हो, उसे हम जाके बोलेंगे डिमांड। उसके अलावा हम 2 एस्पेक्ट देखते हैं, एट ईच पॉसिबल प्राइस और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब डिमांड को हमेशा प्राइस की टर्म्स में देखा जाता है, मतलब जब किसी कमोडिटी का प्राइस 40 रुपीज़ था तब उसकी डिमांड कितनी थी, जब 50 हो गया तो डिमांड कितनी होगी, ऐसा पूरा खेल ही प्राइस का है ना। और दूसरी चीज़, हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, मतलब एक टाइम फ्रेम देखा जाता है, जिसे इतने टाइम में ये डिमांड कितनी बढ़ी या घटी है। अब वो टाइम 1 हफ्ता, 1 साल, 1 दिन, कुछ भी हो सकता है। तो ये थी हमारी पूरी डिमांड। डिमांड को ना अभी 2 टाइप्स में देखा जाता है, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। इन दोनों में फ़र्क क्या है देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट वन कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे हम एक कमोडिटी की डिमांड एक पर्सन की टर्म्स में लेते हैं कि क्या वो विलिंग और एबल है बाय करने के लिए, तो उसकी डिमांड होगी। वहीं मार्केट डिमांड क्या है? It is the quantity of a commodity that all the consumers are willing and able to buy at each possible price during a given period of time। अब बाकी सब तो सेम ही है ना, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं हम सबकी विलिंगनेस और एबिलिटी को एक साथ लेते हैं। ये थी इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट मेन टॉपिक पे, जो कि है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स है ना, तो वो फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। अरे वाह, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे 2 तरह से हम बात करेंगे। पहला, कौन से फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, और दूसरा कौन से फैक्टर्स मार्केट डिमांड को। इंडिविजुअल से शुरू करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड में सबसे पहला और सबसे अहम फैक्टर हमारा होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे ना आपका छतरी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दादी, जब आपको लगा कि छतरी 300 रुपये की है तब आप उसे लेना चाहते थे, आप बहुत खुश हुए थे। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि छतरी 500 रुपये की हो गई है, आपकी उसको खरीदने के लिए विलिंगनेस ही चली गई। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है, यानी कि एक कमोडिटी के प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है। नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, जो कि है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि जो हमारी मेन कमोडिटी है उसके आसपास के दूसरे गुड्स के प्राइसेस में भी अगर कुछ चेंज होता है तो हमारी मेन कमोडिटी की डिमांड पे भी फर्क पड़ता है। कैसे? अब आसपास के गुड्स क्या हो सकते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं, या तो सब्सटीट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जिन्हें सेम वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स ले लो कि अमूल का बटर लगा लो या मदर डेयरी का, बात तो सेम ही पड़ने वाली है। या फिर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स ले लो कि बटर हो या जैम हो, यूज तो ब्रेड पे लगाने के लिए होते हैं, तो जिस दिन एक नहीं मिला दूसरा ले लिया। अब मान लो बटर 250 का आ रहा था और जैम सस्ती होके हो जाती है 200 की, तो लोग क्या करेंगे? जो लोग पहले बटर खरीदते थे वो भी जैम खरीदने लग जाएंगे कि भाई जैम तो सस्ती है, वो ले लेते हैं हम।
और इसी वजह से जैम का प्राइस घटने की वजह से बटर की डिमांड कम हो गई। यानी कि अगर हमारे सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम होगा तो हमारे मेन गुड की डिमांड भी कम होगी, या फिर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा तो हमारे गुड की डिमांड भी बढ़ेगी। यानी कि डिमांड का सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। वहीं आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिन्हें एक ही वांट सेटिस्फाई करने के लिए साथ में यूज किया जाता है। जैसे हमारे केस में बटर के साथ क्या होगा, ब्रेड। अब ब्रेकफास्ट के लिए बटर के साथ ब्रेड तो खरीदोगे ही ना। तो मान लो कि बटर का प्राइस वैसे का वैसा ही रहता है, वो 250 ही रहता है, लेकिन ब्रेड जो कि पहले 50 की आ रही थी वो अब महंगी होकर 70 की आने लग जाती है। तो क्या होगा, तुम्हारे हफ्ते के ब्रेकफास्ट का खर्चा जो कि पहले 300 रुपीज़ आता था वो भी बढ़ गया अब। तो हो सकता है कि तुम सोचो कि मैं इन दोनों को ही छोड़ता हूँ और मैं ओट्स खा के चले जाऊंगा, वही सस्ते पड़ जाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ, बटर ने तो कुछ किया ही नहीं था, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, इस वजह से बटर की डिमांड कम हो गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस के साथ हमारी डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे, जो कि है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब ये तो सीधी सी चीज़ है कि आपके पास पहले एक लिमिटेड इनकम थी, उसमें आप जितनी हो रही थी उतनी शॉपिंग कर रहे थे। अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप उसी ब्रांड से जाके थोड़ी और शॉपिंग करके आ जाओगे। तो ऐसे नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। इसीलिए नॉर्मल गुड्स की डिमांड का इनकम ऑफ द कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब कुछ गुड्स होते हैं जो कि इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर आप पहले कोई इंफीरियर गुड खरीद रहे थे, मतलब आपको पहले लग रहा था कि ये इंजन चालू क्वालिटी का है, तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी एक रैशनल कंज्यूमर की तरह आप क्या करोगे, आप एक बेटर क्वालिटी के गुड पे जाओगे, है ना। तो मतलब जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो इंफीरियर गुड को छोड़ देता है और वो बेटर क्वालिटी के गुड पे चले जाता है। मतलब इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाती है। इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो गई, अगर उसकी इनकम कम हो जाएगी तो उसको और इंफीरियर गुड ही खरीदना पड़ेगा, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब इंफीरियोरिटी का क्या होता है ना कि ऐसे ही कोई गुड इंफीरियर नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड्रॉयड और एप्पल का, दोनों ही बहुत ही बढ़िया फ़ोन्स होते हैं, लेकिन अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि आप एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए एंड्रॉयड फ़ोन्स एक इंफीरियर गुड होंगे। देखो, हमें इससे समझ आएगा इंफीरियोरिटी कितना रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉमिक में देखते हैं, फर्स्ट वाले में ग्रे गाड़ी वाले को लग रहा है कि उसकी गाड़ी तो अच्छी नहीं है लेकिन ब्लू वाले की ज़्यादा अच्छी है, तो काश उसके पास ब्लू वाली होती, तो उसके लिए उसकी खुद की गाड़ी एक इंफीरियर गुड है। लेकिन उसी के साइड में साइकिल वाले को लग रहा है कि काश उसके पास एक गाड़ी होती, तो उसके लिए गाड़ी होना तो अच्छी बात है और साइकिल होना एक इंफीरियर गुड है। एट द सेम टाइम जो बंदा सड़क पे चल रहा है उसको लग रहा है काश उसके पास साइकिल होती या फिर बाइक होती, तो ये साइकिल वाले के लिए सिर्फ उसकी साइकिल इंफीरियर गुड है, लेकिन जो सड़क पे चल रहा है उसके लिए नहीं है। तो कोई भी गुड एज सच इंफीरियर नहीं होता है, वो सिर्फ तब इंफीरियर है जब तुम उसे सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि तुम उससे बेटर गुड अफोर्ड नहीं कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। अब टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस में क्या होता है ना कि लोगों को कोई एक चीज़ पसंद आ जाती है तो वो जाके वही लेते हैं। अब आपको अगर रामलाल की चाय पसंद है तो आप रोज़ जाके रामलाल की ही चाय पियोगे, आप शंभू की चाय या शंभू की कॉफ़ी नहीं पीने जाओगे क्योंकि आपको रामलाल की ही पसंद है, चाहे शंभू सस्ती दे रहा हो। तो ऐसे प्रेफरेंस हो जाती है। ये ना कई अलग अलग रीजन से होते हैं। एक तो पीयर प्रेशर हो जाता है, लोगों को उनके दोस्त जो कर रहे हैं वही वाला करना है, चाहे वो महंगा हो सस्ता हो। एक कन्वीनियंस हो जाता है कि मेरे बाजू में जो जनरल स्टोर है मैं उसी से जाके खरीदूंगी, मैं क्यों 1 किलोमीटर दूर चल के जाऊंगी। टेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमने अभी चाय का डिस्कस किया। कंज्यूमर लॉयल्टी हो जाती है कि दुकान वाले से आपका रिलेशन बना हुआ है तो फिर आप उसी से जाके खरीदोगे। या फिर फैशन और ट्रेंड्स होते हैं, जैसे कि फ्लोरल गाउन्स का जब फैशन चल रहा होगा तब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही वो आउट ऑफ फैशन हुए लोग उसको पूछना भी बंद कर देंगे। और हमारा इंडिविजुअल डिमांड का लास्ट फैक्टर आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो आप उसको अभी से खरीद के रख लेते हो, या फिर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है किसी चीज़ का तो आप तभी खरीद लोगे उसे, तो आप अभी नहीं खरीदते। जैसे कि जब एकदम कोरोना वायरस आया था तो लोगों को पता था कि आगे जाके सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज होने वाली है, तो कहीं उनका प्राइस ना बढ़ जाए, इसलिए लोगों ने तभी सारे खरीद के रख लिए। मार्केट में मिलने बंद हो गए थे सैनिटाइजर, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से अभी डिमांड बढ़ गई।
या फिर जैसे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल आ जाती है तो हमें पता है कि 16 से सेल चालू हो रही है, तो इसलिए हम अपना अभी वाला एक्सपेंस भी रोक के रखेंगे। हम सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट वाली उसी टाइम पे खरीदेंगे। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा फ्यूचर का प्राइस कम होने वाला है तो तुम्हारी आज की डिमांड कम हो जाती है। मतलब ये रिलेशन डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो ये हो गए हमारे 5 फैक्टर्स। दादी बता सकते हो क्या क्या थे? बिल्कुल। पहला था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें गुड थे सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। फिर तीसरा आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और चौथा था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और पांचवा जो तूने अभी अभी समझाया वो था एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। सही है ना? वाह, बिल्कुल सही है दादी। तो फिर बूढ़ी हो गई हूँ पर दिमाग आज भी चाचा चौधरी जैसे चलता है। बहुत बढ़िया। अब हमने इंडिविजुअल डिमांड के तो डिटर्मिनेंट्स देख लिए, अब आ जाते हैं मार्केट डिमांड पे। मार्केट डिमांड में क्या क्या आते हैं? पहली चीज आती है हमारे साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखो सीधी सी बात है ना, पहले अगर पॉपुलेशन कम होती थी तो फिर लोगों की ज़रूरतें कम होती थी और इसीलिए डिमांड कम रहती थी चीज़ों की। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी तो लोग ज़्यादा होंगे, लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा होंगी और इसीलिए मार्केट में चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। दूसरा हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में किस तरह के लोग ज़्यादा हैं। अब जैसे विमेन फॉर्मल वेयर वाले ब्रांड को अपनी डिमांड देखनी हो तो वो एक अर्बन एरिया में देखेगा और एक रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में ऑफिस में काम करने वाली विमेन ज़्यादा मिलेंगी तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी इन चीज़ों की। वहीं रूरल एरिया में तो कॉर्पोरेट ऑफिसेज कम होते हैं तो इसलिए वहाँ पे इन चीज़ों की डिमांड कम होगी, है ना। तो ये था साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट आते हैं हम सीजन एंड वेदर पे। अब मार्केट में जो भी ज़्यादातर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आप भी क्या करते हो, आप समर में सनग्लासेस या फिर समर के कपड़े खरीदोगे, हाँ, लेकिन विंटर्स में आप स्वेटर्स, हुडीज वो सब खरीदते हो, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। और मेरी छतरी की डिमांड मानसून में होती है। बिल्कुल सही। अब जैसे बर्फ का गोला है तो वो तो समर में ज़्यादा बिकेगा ना एज कम्पेयर टू विंटर के, तो वही है। अब तीसरी चीज़ आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमें देखना है कि हमारी जो मार्केट है उसमें इनकम किस तरह से बटी हुई है, मतलब क्या इवनली बटी हुई है, यानी कि क्या सब लोग सेम अमाउंट ऑफ इनकम कमाते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो हमारी डिमांड कंसिस्टेंट होगी और रेगुलर होगी, मतलब कि थोड़ी स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, जैसे इंडिया में है, यहाँ पे रिच लोग कम हैं और पुअर लोग ज़्यादा हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसी मार्केट में नेसेसिटी गुड्स की ज़्यादा डिमांड रहेगी। ऊपर से क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग और अनस्टेबल सी डिमांड होगी, मतलब कहीं पे लोग नेसेसिटी गुड्स के लिए लाइन में खड़े हुए होंगे और कहीं पे लोग लग्जरी गाड़ियां चला रहे होंगे। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात। अब यहाँ पे एक बात पर गौर फरमाइएगा, हमने मार्केट डिमांड के अलग फैक्टर्स पढ़े और इंडिविजुअल डिमांड के अलग, लेकिन मार्केट भी तो इंडिविजुअल से ही बनती है ना। सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर को एक साथ कंसिडर कर लो तो हो गई मार्केट। तो इसीलिए सारे इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स भी मार्केट डिमांड में एप्लीकेबल होंगे। मार्केट डिमांड के टोटल 8 फैक्टर हो गए, 5 तो इंडिविजुअल डिमांड वाले और उसके अलावा साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। अब जब हम डिमांड के बदलने की बात करते हैं ना तो हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, एक तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरा चेंज इन डिमांड। अच्छा, ये तो दोनों एक ही लग रहे हैं। एक लग रहे हैं पर एक है नहीं। देखो, जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड के 5 फैक्टर्स पढ़े थे, एक तो कमोडिटी का खुद का प्राइस और बाकी 4 इधर उधर की चीज़ें। तो अगर कमोडिटी के खुद के प्राइस की वजह से उसकी डिमांड बदलती है तो हम उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। लेकिन अगर किसी भी और फैक्टर की वजह से क्वांटिटी की डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं। तो क्या होगा, अगर प्राइस की वजह से चेंज आया तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर किसी और फैक्टर की वजह से, किसी और गुड के प्राइस की वजह से या इनकम या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से चेंज आता है तो चेंज इन डिमांड। समझ गए? चलो अब एक छोटी सी क्विज हो जाए। आपको आइडेंटिफाई करने हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। याद है ना कौन से थे? जिनको साथ में यूज करें वो कॉम्प्लीमेंट्री और जिनको एक दूसरे की जगह यूज करें वो सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल सही। तो हमारे कॉम्बिनेशन हैं टी एंड कॉफ़ी, राइस एंड व्हीट, ब्रिक एंड सीमेंट,
और इंक पेन एंड बॉल पेन। देखो, टी और कॉफ़ी को हम साथ में नहीं पीते तो सब्स्टिट्यूट, राइस और व्हीट को भी हम साथ में नहीं खाते तो सब्स्टिट्यूट, ब्रिक और सीमेंट को हम एक ही बिल्डिंग में साथ में लगाते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, और इंक पेन और बॉल पेन से हम साथ में नहीं लिखते तो वो सब्स्टिट्यूट। ओके, तो यहाँ पे ए, बी और डी सब्स्टिट्यूट गुड्स थे और सी कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे चेंज इन डिमांड की बात हो रही है या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की। फर्स्ट, LG reduces the price of its TV sets and hence its sales go up. LG ने प्राइस कम किया तो डिमांड बढ़ गई तो सेल बढ़ गई। ये तो प्राइस की वजह से हो रहा है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, people buy more of ice creams during summer than during winter. ये तो चेंज सीजन की वजह से हो रहा है, प्राइस का तो कुछ कहा नहीं है, तो ये होगा चेंज इन डिमांड। ये भी सही है। दादी और ऑन फायर। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल राइज एंड दस पीपल रिफ्रेन फ्रॉम परचेजिंग ऑटोमोबाइल। हाँ, तो यहाँ पे प्राइस ज़्यादा हुआ तो डिमांड कम हो गई, तो ये होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नहीं दादी, यहाँ पे प्राइस किसका राइज हो रहा है? पेट्रोल का। लेकिन डिमांड किसकी कम हो रही है? ऑटोमोबाइल की। लोग गाड़ी नहीं ले रहे क्योंकि बाद में मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। तो ये तो रिलेटेड गुड के प्राइस के बढ़ने से हुआ है, यानी कि ये वाला भी चेंज इन डिमांड ही होगा। अच्छा, तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहले हमने सीखा कि डिमांड क्या होती है, उसमें हमने सीखा कि कमोडिटी को खरीदने के लिए विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों होनी चाहिए कंज्यूमर की, तभी हम डिमांड कहेंगे। नेक्स्ट है डिमांड के दो टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। अगर सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड की बात हो रही हो तो इंडिविजुअल डिमांड देखी जाएगी, और अगर हम सारे कंज्यूमर्स को साथ में ले लें तो हम मार्केट डिमांड देखेंगे। नेक्स्ट हम आए थे इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पे। वो क्या क्या थे? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें आते थे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और लास्ट था हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। नेक्स्ट हमने देखे थे मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, जो कि थे इंडिविजुअल डिमांड वाले फैक्टर्स प्लस साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और लास्ट हमने देखा ये दो कॉन्सेप्ट्स का डिफरेंस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब कमोडिटी के अपने प्राइस की वजह से चेंज होना, और चेंज इन डिमांड मतलब उसके खुद के प्राइस को छोड़ के और किसी फैक्टर की वजह से डिमांड का चेंज होना। अच्छा बिटिया, तुम तो बड़ी सयानी हो गई हो, मैंने चूल्हा चक्का और सीख लो, तुम्हारा ब्याह करा देते हैं। इनको छोड़ो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है जो कि लॉ ऑफ डिमांड के बारे में होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी स्टडीइंग, बाय बाय।